हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आपके चैप्टर 10 चल रहा है ग्रेविटी और उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। राहुल सर क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें कंटिन्यू किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर चल रहा था आप लोगों के, ठीक है, 18, और इस पर बात करते हैं और इस क्वेश्चन को आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक बॉल है जो कि ऊपर वर्टिकली थ्रो की जाती है, ठीक है, वो रिटर्न होती है, रिटर्न टू द थ्रोअर, ठीक है, ऊपर की तरफ से मतलब वर्टिकली फेंकी जाती है, फिर जब लौट कर आती है 6 सेकंड के बाद। तो हमें 3 बातें इसमें निकालनी होंगी। फाइंड वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, बी निकालना होगा द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, एंड सी निकालना होगा इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, तो u इक्वस टू क्वेश्चन मार्क, फाइनल वेलोसिटी v इक्वस टू 0 हो जाएगी आप लोगों के, टाइम हो जाएगा t इक्वस टू 3 सेकेंड्स, और g जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंका जा रहा है। हाइट हमें निकालनी होगी, तो इसमें 3 बातें पूछ रहा है। तो फर्स्ट के लिए चलते हैं। पहली बात तो टाइम t जो है फॉर अपवर्ड जर्नी बाय बॉल, तो हम लिखेंगे टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टाइम 3 सेकेंड से, g माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट निकालनी है। तो टाइम t फॉर अपवर्ड जर्नी बाय बॉल कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 सेकेंड्स हो गया। इसमें पहली बात तो ये ए निकालना है द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, की वेलोसिटी निकालनी होगी जिससे वो ऊपर की तरफ फेंकी गई है। फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वस टू यू प्लस ए टी। अब ए की जगह इसमें क्या कन्वर्ट हो गया, g हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसलिए ए की तरफ ए यहां लिखना चाहे तो लिख दें ए इक्वस टू जी। तो v इक्वस टू यू प्लस जी टी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, देख लीजिएगा, u का u रख दिया, प्लस g की जगह माइनस के 9.8 और t की जगह 3 सेकेंड। सॉल्व किया तो u इक्वस टू क्या आ गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। बी वाले पे आ जाइए। बी वाला पूछ रहा मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, ऊपर पहुंचने पर मैक्सिमम हाइट निकालिए कि जहां तक वो स्टोन पहुंच जाए, बॉल यानी कि बॉल जो फेंकी गई है वो पहुंच जाए। इसके लिए फॉर्मूला लगाइए h इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। h हमें निकालना है, u हमने निकाल ही लिया फर्स्ट वाले से 29.4 इंटू टाइम t 3 सेकेंड है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह g रखेंगे और g की वैल्यू माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई t का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। टोटली इसको सॉल्व करेंगे, h इक्वस टू ये हो जाएगा 88.2 माइनस 44.1, तो 44.1 इसका आंसर आ जाएगा। और यहां लिखना चाहे तो आप लिख दें a इक्वस टू जी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज। नीचे आ जाइए, फिर सी पे निकालना है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तो फॉर्मूला रखिए एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर t 3 सेकेंड नहीं रखेंगे, 4 सेकेंड रखेंगे, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि इसकी पोजीशन बताइए 4 सेकेंड के बाद में। तो h इक्वस टू 29. h इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो h इक्वस टू यू की वैल्यू 29.4 इंटू टी की है 4 सेकेंड, प्लस 1/2 e की जगह g रखेंगे, ठीक है, यहां भी रखना चाहे ब्रैकेट में, तो a इक्वस टू जी इक्वस टू माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां रख देंगे इंटू टी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा 117.6 माइनस 78.4, और आगे इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 39.2 मीटर। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए कि आफ्टर, नीचे लिखिएगा आफ्टर 4 सेकेंड, कि आफ्टर 4 सेकेंड जो है द बॉल विल बी, कॉमा लगा लिखें, द बॉल विल बी आफ्टर 4 सेकेंड द बॉल विल बी एट ए डिस्टेंस, क्या लिखा, आफ्टर 4 सेकेंड द बॉल विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 39.2 मीटर फ्रॉम द
बॉटम, 39.2 मीटर फ्रॉम द बॉटम। आगे देखिए, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, 44.1 में से माइनस कर देंगे 39.2। किसमें से, 44.1 में से 39.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। ये आ जाएगा 4.9 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप, यही आपका फाइनली आंसर है। तो कितना आया, 44.1 माइनस 39.2, माइनस किया 44.1 में से 39.2, क्या आया, वो 4.9 मीटर। चलें आगे की तरफ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इन वॉट डायरेक्शन, लिखेगा इन वॉट डायरेक्शन डज, लिखेगा इन वॉट डायरेक्शन डज द व्यूयॉन्ट फोर्स, द व्यूयॉन्ट, VUY, लिखिएगा VUOYANT, VUOYANT, व्यूयॉन्ट फोर्स। क्या लिखा, व्यूयॉन्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट immersed in a liquid, IMMERSED, immersed in a liquid act। क्वेश्चन कह रहा है कि किस डायरेक्शन में व्यूयॉन्ट फोर्स एक्ट करेगा जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबो दिया जाता है। आंसर लिखिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबो दिया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है, तो व्यूयॉन्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, अपवर्ड डायरेक्शन में। आपने कभी प्लास्टिक की बाल्टी ली है, ये प्लास्टिक की बकेट ली है जो पानी से पूरी भरी हुई है, ये प्लास्टिक की बकेट है जो वाटर से पूरी भरी हुई है। ओके, अब मैं क्या ले रहा हूं, एक बॉल ले रहा हूं। इस बॉल को, प्लास्टिक की मैंने बॉल ली और इस बॉल पर ऊपर से इसको नीचे डाल दिया, ये बॉल नीचे आ गई। तो आपको पता है, आप हाथ को हटा लेंगे, आपने अपने हैंड से प्रेशर लगाया ऊपर से, तो बॉल नीचे चली गई। जैसे ही आपने हैंड को फ्री किया, बॉल को फ्री किया, तो ऊपर की तरफ इस बॉल पर क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, या बोल सकते हैं एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का नाम है व्यूयॉन्ट फोर्स। क्या नाम है उसका, व्यूयॉन्ट फोर्स। ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है जिसका नाम है व्यूयॉन्ट फोर्स। ओके, तो यही चीज मैं बता रहा हूं। तो डायरेक्शन पूछ रहा है तो नीचे से ऊपर रहेगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन। क्या रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आंसर लिख दीजिएगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये इसका आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक, व्हाई डज ए BLOCK, ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक, व्हाई डज ए ब्लॉक BLOCK, ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर, RELEASD, रिलीज्ड अंडर वाटर, come to the surface of, come to the surface of water। क्या लिखा, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो ब्लॉक है वो रिलीज कर दिया जाता है पानी के अंदर से, जब वो कम टू द सरफेस ऑफ वाटर, वो पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, इसका रीजन दीजिए। कि मैंने कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, अंदर पानी में डुबो दिया और उसको मैंने छोड़ दिया, तो वो एकदम से ऊपर ही क्यों आ जाता है, जैसा भी प्लास्टिक की बॉल ऊपर आई थी। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, जब पानी के अंदर प्लेस किया जाता है तो वो ऊपर आने का कारण ये कि जो वाटर का वेट है वो क्या है, डिस्प्लेस कर देता है। पानी का जो वेट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, डूबी हुई
वस्तु को, यानी कि डूबे हुए ऑब्जेक्ट को उसके वेट से। ठीक है, लिखिएगा क्यों कर देता है, तो लिखिएगा बहुत इजी आंसर लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है इसका, बिकॉज। ठीक है, द वेट ऑफ वाटर, बिकॉज द वेट, WEIGHT, वेट ऑफ वाटर, बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, DISPLACD, displaced by its immersed, IMMERSED, immersed part। ठीक है, displaced by its immersed part is equal to its, तो क्या लिखा, बिकॉज द वेट ऑफ वाटर displaced by its immersed part is equal to its weight। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम दे रखा है, ऑफ ए सब्सटेंस इन 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, फुल स्टॉप। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, if the density of water is 1 किलोग्राम सेंटीमीटर की पावर क्या है, -3, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है, will the substance, कॉमा लगा के लिखें, will the substance float or sink, FLOAT, float और सिंक। ये कहना चाह रहा है किसी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो 50 ग्राम है, कितने में, इन 20 सेंटीमीटर क्यूब में। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, क्या वो पदार्थ डूबेगा या तैरेगा। तो आ जाइए आंसर पे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मास कितना दे रखा सब्सटेंस का, वो लिख लीजिए, मास ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है, m इक्वल्स टू 50 ग्राम, ये आपको दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है, v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दे रखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी D इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, होता है या नहीं होता, होता है, तो इसमें रख दीजिए, और डेंसिटी D इक्वल्स टू मास कितना है 50 ग्राम अपॉन इसको रखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, निकालिए 50 ग्राम अपॉन 20 सेंटीमीटर क्यूब को, तो कितना आ जाएगा, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, ये आ गया। चलें, अब देखिए नीचे लिखिएगा रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई, 25.5, वो 2.5, रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई 2.5। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या है, एक से ज्यादा है, कितने ज्यादा, एक से ज्यादा है तो वो क्या है, डूब जाएगी, और एक से कम है तो वो तैरेगी। हेयर, नीचे लिखिएगा हेयर रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है, 1। ठीक है, हेयर रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1, सो द सब्सटेंस क्या करेगा, विल सिंक, यानी कि डूब जाएगा, सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ये आंसर है।
और 1 से कम होती तो वो तैरता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 500 सील्ड, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड, SEALED, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड, SEALED, सील्ड पैकेट एज, PACKET, पैकेट एज क्या है इसका, 350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फुल स्टॉप। विल, आगे लिखिएगा, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक, क्या ये पैकेट डूबेगा या तैरेगा। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर, इन water if the density of water is, जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी है, 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, कितनी है, 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद लिखिएगा व्हाट विल बी द मास, what will be the mass, किसका मास, of water displaced by this packet, क्वेश्चन मार्क। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 500 ग्राम सील्ड पैकेट का कितना है वॉल्यूम, 350 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये पैकेट तैरेगा या फ्लोट होगा या सिंक होगा वाटर में, इसकी डेंसिटी है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको वाटर का मास कितना डिस्प्लेस हुआ है वो बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए सीधा सा है, आपको क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव डेंसिटी। तो इसमें लिखिएगा रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, सबसे पहले आप लिखिए जो वेट है किसका, सॉलिड का, इन एयर, अपॉन क्या लिखा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर इक्वल्स टू लॉस, नीचे लिखिएगा अपॉन लॉस। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर अपॉन लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड, लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। ओके, इक्वल्स टू, देखिएगा 500 अपॉन 350 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.42, ये आ गया। तो नीचे लिखिएगा थस द रिलेटिव डेंसिटी, थस द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एज कितनी आई, 1.42, फुल स्टॉप। इससे क्या होगा, वी नो डैट, आगे लिखिएगा वी नो डैट। ठीक है, हम जानते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वाटर की वो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी मैंने लिखवा रखी है, आपको देखना इंडेक्स में, इंडेक्स खोल करके देखना, मैंने डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों ही लिखवा रखी है। तो वी नो दैट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। नाउ द रिलेटिव डेंसिटी, now the relative density,
नाउ द रिलेटिव डेंसिटी किसकी, सॉलिड की, ऑफ द सॉलिड, सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इज ग्रेटर देन, ज्यादा है, इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा भैया, वाटर से, डेट ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। वाटर से ज्यादा है डेंसिटी तो आगे देखिएगा, इट इज हैवियर देन, फुल स्टॉप लगा के लिखे, इट इज हैवियर, HEAVIER, हैवियर देन, तो इट इज हैवियर देन वाटर एंड इट इज हैवियर देन वाटर, ये वाटर से ज्यादा हैवी है, एंड हैंस कॉमा इट विल, इट इज हैवियर देन वाटर, ये वाटर से ज्यादा हैवी है, एंड हैंस इट विल क्या होगा, सिंक इन वाटर, वाटर में डूब जाएगी, सिंक इन वाटर, ओके, फुल स्टॉप। ये आपके आंसर कंप्लीट, ठीक है। यहां तक आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाई दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके है लास्ट क्वेश्चन, ये करवा दिया है। अगले फिर बढ़ेंगे हम वर्क एंड एनर्जी की तरफ, चैप्टर 11 की तरफ। सारे क्वेश्चन लगभग करवा दिए हैं, और आज के इस वीडियो में जो है, ठीक है, आज के इस वीडियो में अब तक जो मैंने करवाए हैं ये चैप्टर आप लोगों के फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो आपके चैप्टर 10 यानी कि जो ग्रेविटी है उसके क्वेश्चन आंसर भी राहुल सर ने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो चैप्टर 10 कंप्लीट होता है आपके। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 11 की तरफ, यानी कि वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, ओके। तो देखिए वर्क एंड एनर्जी के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, जो आपके है चैप्टर 11 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। क्या है, कार्य एंड ये क्या है, ऊर्जा, ओके। यानी कि कार्य और ऊर्जा होता क्या है, वर्क एंड एनर्जी। आप लोग जैसा भी जानते हैं इस चैप्टर में आपने 8th क्लास में थे तब भी मैंने बताया था, वर्क W इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू S होता है, यानी कि फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली वो जो होता है वो होता है FS कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो होता है वो एंगल होता है, ये क्या है, एंगल है बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक मल्टीप्लीकेशन होता है, और वर्क की यूनिट जो होती है वो होती है जूल, क्या होती है, जूल। अब डिपेंड करता है कि FS जो कॉस थीटा है ये कंप्लीटली फॉर्म, ये थीटा इक्वल्स टू इसमें 0 डिग्री भी होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री भी होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री भी होता है, ओके। अब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कब होगा, जब वर्क किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा हो और उसकी डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो, तो उस केस में थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जैसे W इक्वल्स टू, जैसे वर्क हो रहा है आपके ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी A से B चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A और यहाँ लिख दिया मैंने B, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो FS cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा FS। तो इस केस में कैसा आया, पॉजिटिव। अगर ऐसा केस आ जाए कि कोई बॉक्स है उस पर वर्क तो हो रहा है B डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हो गया A डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि जैसे बच्चों की स्प्रिंग वाली गाड़ी नहीं आती, पीछे खींचते हैं तो आगे बढ़ जाती है, तो इस केस में थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, W इक्वल्स टू FS cos 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो इस केस में -FS आ गया, यानी कि वो नेगेटिव केस हो गया, ठीक है। एक होता है परपेंडिकुलर वाला कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जो वर्क हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि वो P पोजीशन पे है तो वो A की पोजीशन पे है, तो इस केस में W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FS cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इस केस में वर्क क्या हो गया, 0। तो ये 3-4 कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा वर्क एक्चुअलिटी में होता कैसे है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड बताऊंगा वर्क का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क,
ठीक है। फिर राहुल सर बताएंगे इसकी यूनिट बताएंगे, ठीक है, यूनिट क्या होती है। फिर है ग्रेविटी के अगेंस्ट किस तरीके से वर्क करता है, ग्रेविटी अगेंस्ट, ठीक है। फिफ्थ तो वर्क है, नेचर है, यूनिट है, ठीक है। एनर्जी बताएंगे राहुल सर इस चैप्टर में, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो ये सब आपको डिटेल से समझेंगे। फिर एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, कन्वर्टर्स क्या होता है, एनर्जी को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, ओके। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताएंगे, ठीक है। एक इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से, ठीक है। एक इसमें पावर आएगा, पावर बताइए राहुल सर। तो कई सारे टॉपिक है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे राहुल सर। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साइंस को पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।